Good afternoon, students. Today we are going to discuss the chapter metals and non-metals. तो मेटल नॉन मेटल्स हैं क्या, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो आज एक जनरल जो है वो क्लास लगा लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम एक्सप्लेनेशन में करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स एट्सेट्रा. क्लियर? होप आपको वैसे थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी है कि मेटल्स क्या होती हैं या नॉन मेटल्स क्या होती हैं, है ना. थोड़ा बहुत ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपने कर रखा है, बट आज थोड़ा सा एक लेवल हायर करके हम इस टॉपिक को करेंगे. राइट? सो मेटल्स का कॉन्सेप्ट आपके पास कहाँ से आता है? सबसे पहले आपके पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं? एलिमेंट्स आपके पास, अच्छा आपने ये कर रखा है कि मैटर क्या होती है. आपके अराउंड जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, उन सबको आप क्या बोलते हो? मैटर. और मैटर कैसी हो सकती है? आपके अराउंड बेटा जितने भी सब्सटेंसेस हैं या तो वो प्योर होंगे या इम्प्योर होंगे. ठीक है? प्योर, जैसे अब मैं कहूँ कि वाटर है तो वाटर आप कहोगे कि इट इज़ प्योर. लेकिन अगर मैं वाटर में शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा कुछ भी ऐड कर देती हूँ, वो तो मैंने कितने सारे सब्सटेंसेस को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया. तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो आपके पास इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा. ठीक है? सो हम लोग प्योर सब्सटेंसेस पे फोकस करेंगे. ठीक है? अब प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास एक टर्म आती है एलिमेंट. व्हाट आर एलिमेंट्स? Elements are the pure substances which are made up of only one type of particles. क्लियर? एक ऐसा आपके पास प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट. अब फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के नेम सुने होंगे. आयरन, सोडियम, पोटाशियम, कार्बन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, एल्यूमिनियम वगैरह, है ना. बहुत सारे एलिमेंट्स सुन रखे हैं और ये सारे एलिमेंट्स ये एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हैं. अब जैसे मान लो मैं आपके सामने एग्जांपल लेती हूँ आयरन का. तो आयरन जो आपका फुल एलिमेंट है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको आप एटम्स बोलते हो, है ना. तो वो सारे एटम्स किसके होंगे? आयरन के ही होंगे. तो हम लोग कहते हैं कि आयरन अपने आप में एक प्योर एलिमेंट है, एक प्योर सब्सटेंस है. ठीक है? तो एलिमेंट्स आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं. क्लियर? तो अगर हम आज तक की जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं उनको देखें तो टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स टिल नाउ डिस्कवर्ड हैं. ठीक है? तो एलिमेंट्स आपको क्लियर हो गया. अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपको इन सारे एलिमेंट्स को याद करना है. आज तक हमने 118 एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर्ड हैं. हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी है. किसी का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, किसी की डेंसिटी कुछ और है ना. कोई कुछ रिएक्शन करता है, कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कोई नहीं करता है. तो हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी है, हर एक एलिमेंट डिफरेंट है. ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने बेटा इन 118 एलिमेंट सबको याद करना है, एक एक की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, है ना, सब कुछ पता होना चाहिए, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो डेफिनेटली आंसर होगा नो. हमारे लिए इतने सारे एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स को याद रख पाना, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टास्क. ठीक है? तो डेफिनेटली कोई ना कोई मेथड तो होगा कि हम इतनी सारी चीज़ों को कैसे याद रखें. सो द आंसर हियर इज़ क्लासिफिकेशन. हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं ताकि उनको याद करना, उनको समझना क्या हो जाए, हमारे लिए इजी हो जाए. और एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है? इट इज़ पीरियोडिक टेबल. ठीक है? जो आपके पास इस टाइम पे है 118 एलिमेंट्स के साथ, दिस इज़ पीरियोडिक टेबल. ये स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहा है. ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग मैंने कलर, है ना, यहाँ पे कर रखा है. तो ये जो ब्लू इन कलर है आपके पास, ये सारे एलिमेंट्स को ब्लू कलर इसलिए कर रखा है बिकॉज ये इन सबकी नेचर आपस में मैच करती है, थोड़े बहुत एक जैसे हैं, तो थोड़ा इनको याद रखना इजी हो जाता है. क्लियर? ये जो येलो वाले हैं ये आपस में एक जैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं. और ये ग्रीन वाले जो हैं वो इन दोनों से डिफरेंट हैं, लेकिन आपस में ऑलमोस्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगी? मैच. तो इसका मतलब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने टोटल 3 क्लासेस में उसको क्लासीफाई कर दिया. द वन इज़ मेटल्स, second one is non-metals,
एंड द थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। ठीक है, ये जो ब्लू वाली आपके पास है ये सारी की सारी मेटल्स हैं, ये जो आपके पास येलो वंस हैं दीज आर नॉन मेटल्स, एंड जो ग्रीन वंस हैं दीज आर मेटलॉइड्स। अब ये क्लासिफिकेशन करने से आपको क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि सपोज़ मैंने एक मेटल की प्रॉपर्टीज़ को याद रख लिया तो सारी जितनी भी मेटल्स होंगी वो सारी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ शो करेंगी, तो एक ही साथ मैंने पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर कर लिया। ऐसे मेरे को 118 एलिमेंट्स को याद करना पड़ना था, है ना, कौन क्या करता है कौन नहीं करता, कैसा उसकी अपीयरेंस है वगैरह वगैरह। लेकिन अब मेरे पास क्या हो गया, मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, एक ग्रुप को याद रख लिया, दूसरे को, देन तीसरे को, तो मेरे को आइडिया हो गया कि हमारे पास जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं उनको कैसे याद रखना है। क्लियर? सो इसका मतलब हम एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर दीज। सो लेट्स स्टार्ट विद मेटल्स। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल्स शो कर रखी हैं आप, वो देखो। यहाँ पे एक आयरन है, आयरन नेल्स आपने बहुत टाइम देखी हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, ये सारी आपके पास हैं बेटा मेटल्स हैं। ये एलिमेंट्स ही बेसिकली, बट एलिमेंट्स के अंडर किस कैटेगरी में आते हैं? इन मेटल्स। तो आपको ये तो पता ही है कि हम ना गोल्ड सिल्वर वगैरह को जो ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, है ना, और इनकी लुक देखा कितनी शाइनी होती है, परफेक्टली शाइन करते हैं, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा कि लाइक आयरन जो है वो उसमें से करंट पास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स आपके पास वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, मोस्टली सॉलिड में। आप देख रहे हो गोल्ड भी सॉलिड है, सिल्वर भी सॉलिड है, आयरन भी आपका सॉलिड है। तो मोस्टली ऐसे एलिमेंट्स जो सॉलिड स्टेट में होंगे, जो परफेक्टली शाइन करते हैं, शाइन करने वाली प्रॉपर्टी को बेटा हम बोलते हैं लस्टर, ठीक है, दे शो लस्टर, ठीक है, सॉलिड हैं, लस्टर शो करते हैं, एंड दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से हीट भी आराम से पास हो जाती है, करंट भी आराम से पास हो जाता है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हो? मेटल्स। क्लियर हो गया? सो द मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, शाइनी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, इट इज नॉन मेटल। नाउ व्हाट आर नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स में ना यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखी हैं। ये जो फर्स्ट वन है इट इज़ डायमंड। डायमंड आपके पास एक नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये जो पाउडर पड़ा हुआ है इट इज़ कार्बन। इधर कुछ और नॉन मेटल्स हैं। देन नीचे आप देख रहे हो कार्बन है, ये रेड कलर का फॉस्फोरस है, ये थोड़ा स्लाइट येलो, लाइट येलो इन कलर आपके पास सल्फर है, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स मैंने शो कर रखे हैं। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो बड़े ही पाउडर से फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स, और शाइन कर रहे हैं ये? नो, देर इज़ नो शाइन एट ऑल। डायमंड को छोड़ दीजिए, डायमंड शाइन करता है लेकिन वो उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, फिजिक्स का फिनोमेनन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से वो शाइन करता है। अदरवाइज उसका इटसेल्फ कोई शाइन नहीं है लाइक मेटल्स। क्लियर? तो कुछ एलिमेंट्स आपके पास ऐसे होते हैं जो किसी भी स्टेट में आपको मिल जाएंगे, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैशियस भी होते हैं, और ना तो कोई शाइन होती है उनमें, डल सी उनकी लुक होगी, एंड और उनमें से करंट भी पास नहीं करता है। अब जैसे वुड है ना, वुड आप कहते हो ना अगर किसी को करंट लग जाता है तो हमें वुड यूज़ करना चाहिए, है ना। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि करंट उसमें से पास ही नहीं करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। दे हैव डल अपीयरेंस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होंगे, हीट भी नहीं पास करती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, एंड दीज आर नोन एज नॉन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास नहीं होती है उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। क्लियर? सो क्लियर हो गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप देख रहे हो मेटल और नॉन मेटल बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट चल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। हाँ, एक दो एक्सेप्शनल केस हमेशा होगा। केमिस्ट्री इज़ अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल केसेस आपको हमेशा मिलेंगे और यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इट इज़ मेटलॉइड। अच्छा, थर्ड क्लासिफिकेशन हमने रखी है मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स आपके पास क्या होते हैं? मेटलॉइड्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं
जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं, नॉन मेटल्स के साथ भी करती हैं। थोड़े से वो शाइन, कुछ आपके पास मेटलॉइड्स होंगे वो शाइन करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, कुछ इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है, लेकिन मेटल जितनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और नॉन मेटल जितने बेकार भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं, उनको हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। क्लियर? तो मेटलॉइड आपके पास कौन से थे? यहाँ पे मैंने ये जो ग्रीन वाले शो करे हैं ना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे जो हैं दीज आर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आपने टोटल जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से उनको 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ज़्यादातर एलिमेंट्स हमारे पास मेटेलिक नेचर के हैं। क्लियर? नॉन मेटल काफ़ी कम है और मेटलॉइड्स तो फर्दर कम है हमारे पास। क्लियर हो गया? ओके, तो अब बात करते हैं कि हमें मेटल्स कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, अक्रेंस आप बोल सकते हो या फिर आप अबंडेंस बोल सकते हो। तो बेटा मेटल्स आपको अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं। माइनिंग के थ्रू हमें कुछ सब्सटेंसेस मिलते हैं और उन्हीं से हम मेटल्स को निकालते हैं। क्लियर? और अर्थ क्रस्ट में अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल कौन सी है, देन इट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन मिलता है, तो वो ऑक्सीजन है एंड इट इज़ अ नॉन मेटल। क्लियर? मेटल में से सबसे ज़्यादा कौन मिलता है हमें? एल्यूमिनियम मिलता है। और एल्यूमिनियम के बाद और कौन है? आयरन का नंबर है, देन कैल्शियम है, देन सोडियम है। ये कुछ मेटल्स हैं जो ज़्यादा अमाउंट में हमें अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं। क्लियर? अच्छा बेटा, जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं ना, हर एक की रिएक्टिविटी अलग है। ठीक है, हमारे पास हर तरह की चीज़ होती है। अब कुछ मेटल्स होंगी जो इतना क्विकली रिएक्ट कर जाएंगी कि जैसे ही हम उनको लाइक एयर में रखेंगे ना, या तो उनको कंटेनर में टाइट करके रख दो फिर तो ठीक है, इतनी रिएक्टिव है कि अगर सिंपली हम एयर में उसको रखते हैं तो फायर कैच कर लेती हैं। ठीक है, ऐसी भी हमारे पास मेटल्स हैं, पानी तक के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। तो हर एक मेटल की ना अलग अलग रिएक्टिविटी है। तो मैंने यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन बना रखी हैं। द मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव, metals which are highly reactive and metals of medium reactivity। अब सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो बहुत कम रिएक्टिव वाली मेटल्स कौन सी हैं आपके पास? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। अच्छा, इसीलिए तो हम इनके जो हैं ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, क्योंकि अदरवाइज मान लो हम किसी रिएक्टिव मेटल के ऑर्नामेंट्स बना ले तो वो तो हमारी बॉडी के साथ इट सेल्फ ही रिएक्ट कर जाएगा। तो ये जो मेटल्स होती हैं ना, ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी स्टेबल होती हैं। तो ये एक हो गया। अच्छा, तो बेटा अगर ये रिएक्ट ही नहीं किसी के साथ करती हैं, तो सपोज़ जब इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनिंग करके निकाला जाता है, तो ये किसी के साथ कोई कंपाउंड बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। गोल्ड है वो अकेला गोल्ड की फॉर्म में ही पड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डस्ट, रोक वगैरह एट्सेट्रा है ना, कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन वो कंपाउंड नहीं बनाएगा किसी के साथ। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये हमें किस स्टेट में मिलते हैं? नेटिव मतलब इन देयर ओरिजिनल स्टेट हमें मिल जाते हैं। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होंगी लेकिन कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं किसी के साथ। क्लियर? उसके बाद में बात आती है हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। अब कुछ मेटल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और इनमें जो फेमस हैं दीज आर सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम, पोटाशियम तो इवन फायर कैच कर लेते हैं इवन व्हेन दे आर केप्ट इन वाटर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो अगर रिएक्टिव है, मान लो मैंने अर्थ क्रस्ट से सोडियम को बाहर निकालना है, तो अकेली मेरे को सोडियम मिलेगी? इज़ इट पॉसिबल? कभी भी नहीं हो सकता। वो अर्थ में सपोज़ क्रस्ट में सोडियम आपकी पड़ी है ना मेटल, तो वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, सल्फ़र होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना, किसी ना किसी के साथ तो रिएक्ट कर ही जाएगी और रिएक्ट करके अपना कंपाउंड बना लेगी, ऑक्साइड बना लेगी, सल्फाइड बना लेगी, कार्बोनेट बना लेगी। तो इसका मतलब हमेशा आपको ये जो मेटल्स हैं ना, उनके किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिलती हैं, नेटिव स्टेट में कभी नहीं मिल सकती हैं। क्लियर? और उसके बाद में आती है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ये वो मेटल्स हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और ना ही कम रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, इनमें आती हैं आपके पास लेड, कॉपर, जिंक एट्सेट्रा। ये थोड़ा मीडियम रिएक्टिविटी की होती हैं और ये भी अपने कंपाउंड्स बना लेती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताऊं, हमारे पास सिल्वर एंड कॉपर दो ऐसी मेटल्स हैं, ये मैंने लास्ट में लिखा हुआ है ना, दे आर फाउंड इन देयर नेटिव एज वेल एज इन देयर कंबाइंड स्टेट।
ये दो ऐसी मेटल्स हैं जो हमें अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी मिलती हैं, नेटिव स्टेट में भी मिलती हैं, एंड कंबाइंड स्टेट में भी मिलती हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो मेटल्स तो हमें नेटिव स्टेट में मिलती हैं तो उनको तो निकालना इजी होगा, है ना, लेकिन जो मेटल्स अपनी किसी कंबाइंड स्टेट में मिल रही हैं उनको तो निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, है ना। तो हाँ, अब जैसे हमारे पास घर पे सपोज़ कोई भी मेटल पड़ी है ना, जैसे कॉपर को वायर बनाने में यूज़ किया जाता है, कॉपर है या सिल्वर है, जैसे आप घर पे एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हो, है ना, तो वो एल्यूमिनियम फॉयल कहाँ से आया? सीधा माइनिंग करी, अर्थ क्रस्ट से निकाल लिया, एज इट इज़ एल्यूमिनियम तो नहीं मिला होगा, एल्यूमिनियम डेफिनेटली अपने किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिला होगा, तो हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम कैसे आया? ठीक है, तो इसका आपके पास आंसर है मेटलर्जी। मेटलर्जी आपके पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, मेटल को पहले माइनिंग के थ्रू हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं जो भी कंपाउंड होता है, और उस कंपाउंड में से हम फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स करते हैं और मेटल, प्योर मेटल को निकालते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। ठीक है, एंड जो किस मेटल को कैसे निकालना है वो डिपेंड करता है कि मेटल कैसी है, लो रिएक्टिविटी की है, हाई रिएक्टिविटी की है या मीडियम रिएक्टिविटी की है, तो हर एक के लिए अलग अलग मेथड है। इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपका 10th में होगा, राइट। सो अगर हम एक्सट्रैक्शन की, मैं आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो हिंट है वो दे रही हूँ, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे ना मैंने एक टर्म लिखी है मिनरल। मिनरल एंड ओर आपकी दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, जिनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं मिनरल से। मिनरल क्या है? अब बेटा जैसे मान लो आयरन है ना, आयरन हमने माइनिंग करके अर्थ क्रस्ट से निकाला उसको, तो आयरन अपने बड़े सारे कंपाउंड्स की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। आयरन सल्फर के साथ भी कंपाउंड बना लेता है ना, ऑक्सीजन के साथ भी बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बना लेगा, तो इसका मतलब आयरन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स हमें मिल गए अर्थ क्रस्ट से, तो हम किसी में से भी आयरन निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं किसी मेटल के, जिनमें से पॉसिबिलिटी है कि मेटल को निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको आप बोलते हो मिनरल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, मिनरल कौन कौन से हैं आयरन के? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एट्सेट्रा। यानी आयरन अपने अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है, और आप हर किसी में से ऑलमोस्ट आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं जिसमें कोई भी मेटल एग्जिस्ट करती है नेचुरली, उनको आप बोलते हो मिनरल्स। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं और क्या होता है फिर, है ना। अब बेटा सपोज़ आपके पास आयरन टोटल 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और आपने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप किसको चूज़ करोगे उन सब में से? आप उसको ही चूज़ करोगे जिसमें से निकालना थोड़ा सा ईजी हो, ठीक है, और इकोनॉमिकली भी, है ना, मतलब फाइनेंशियली भी इतना ज़्यादा खर्चा हमारे पास जो है नहीं आए, प्रॉफिटेबली उसको निकाला जा सके। तो आपको पता है हम निकाल सब में से सकते हैं, लेकिन आप सारे मिनरल में से कुछ किसी एक को उठाओगे, ठीक है, जिसमें से हम इजीली किसी मेटल को बाहर निकाल सकते हैं, और उस मिनरल को आप क्या बोलते हो? ओर। क्लियर हो गया? और आपके पास वो वाला मिनरल है जिसमें से आप मेटल को निकाल सकते हो बहुत ही इजी और प्रॉफिटेबल वे में। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, पीछे मैंने लिखा था ना कि हमारे पास आयरन के कौन कौन से मिनरल हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेकिन हम निकालते किस में से हैं? हेमेटाइट में से निकालते हैं आयरन को ज़्यादातर। तो आपका हेमेटाइट क्या हो गया? इट इज़ द ओर ऑफ आयरन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ना एक मैंने लास्ट में नोट लिखा है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जितनी भी ओर्स होती हैं वो मिनरल्स हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी मिनरल्स होते हैं वो कभी ओर्स नहीं होते हैं। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। और ये मैंने थोड़ा शो कर रखा है कि एक मेटल थी, उसके बड़े सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब बड़े सारे मिनरल थे, हमने एक को ही उठा लिया जिसको आप क्या बोलते हो? ओर, है ना। तो हमने उसमें से प्योर मेटल कैसे निकाली? तो आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप, जैसे ही हमने उसको अर्थ क्रस्ट में से निकाला तो बेटा उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, डस्ट होगी, है ना, सैंड वगैरह, बहुत सारी अर्थली इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उन इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया?
ये जो मैंने ऊपर लिख रखा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि आप ओर में से जितनी भी अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर रहे हो। आपने जैसे ही उनको रिमूव कर दिया तो मेटल का कंपाउंड जो प्योर वाला था वो आपके पास बच गया, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने कर देनी है उसकी रिडक्शन, यानी इसमें सेकंड स्टेप में आप कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करोगे कि मेटल के कंपाउंड में से मेटल जो है वो बाहर निकल आए। क्लियर? तो हमने क्या कर दी, सेकंड स्टेप में उसकी रिडक्शन कर दी। थर्ड स्टेप में जैसे ही मेटल कंपाउंड से हमने मेटल बनाई, तो मेटल ज़रूरी तो नहीं है प्योर होगी, हमने रिएक्शन करके किया था सारा कुछ, तो उसमें साइड प्रोडक्ट्स एटसेट्रा कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो उनको हमने कैसे निकालना है, उनको हमने लास्ट स्टेप करना है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, जो आपके पास इम्प्योर मेटल आ चुकी है उसको एक बार फिर से प्योर करते हैं ताकि आपके पास एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल आ जाए। क्लियर हो गया ये आपको कि हम मेटलर्जी में कैसे एक ओर से मेटल को ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? तो आपका सिर्फ इतना ही है, स्लाइड सा आइडिया इसका दिमाग में रखना, मिनरल क्या है, ओर क्या है, एक्सट्रैक्शन करते टाइम कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में 10th क्लास में होगा। ओके। और अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स कैसे अकर करती हैं। नॉन मेटल्स आपको जनरली अर्थ क्रस्ट में नहीं, ये आपको एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। अब जैसे हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, ये सारी नॉन मेटल्स हैं और ये आपको एयर में ही मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपकी जो नॉन मेटल्स हैं ना, इनकी भी दोनों सिचुएशन है, या तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगी, नेटिव स्टेट में ही, या फिर किसी कॉम्बिनेशन में भी मिल सकती हैं। अब जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, किसी के साथ इन्होंने कोई भी बॉन्डिंग नहीं कर रखी होती है, कोई कंपाउंड नहीं बनाया होता है ना, तो वो भी इनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र अपनी नेटिव स्टेट में भी मिल जाता है, और अगर हम बात करें गैशियस स्टेट में तो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास गैस है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, तो अपनी गैशियस स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर? और रही बात कार्बन की, तो कार्बन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन अपनी एलिमेंट्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे जो डायमंड है, डायमंड प्योरली सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, उसके साथ कोई और एलिमेंट मिक्स नहीं है, डायमंड इज़ प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट, ये भी अलग एक फॉर्म है आपके कार्बन का, एंड कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ CO2। तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या कर रखा है, बॉन्डिंग कर रखी है, तो वो कार्बन का कंपाउंड हो गया, उसकी एलिमेंट्री स्टेट नहीं है। क्लियर हो गया? तो मेटल, नॉन मेटल्स आपको नेटिव स्टेट में भी मिल जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी रिएक्टिविटी कितनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। मैंने सारा जो जनरल था वो क्लियर कर दिया। इसको मतलब ये मत सोचना कि लाइक थोड़ा टफ लग रहा है एट्सेट्रा, ये आपका थोड़ा सा आगे 10th में ज़्यादा होगा। फ़िलहाल के लिए जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं लेक्चर्स कवर कर रही हूँ। ओके, तो देन कल हम स्टार्ट करेंगे विद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ metals and non-metals, right? So bye bye, thank you.